हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में 13 अध्याय एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण धारा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश किए कि कौन कौन से अध्याय हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है और कौन कौन से धारा हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं इससे पहले वाला वीडियो में। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देख लें, क्योंकि उससे ये कि मोटा मोटी ये आपको पता चल जाएगा कि हमें कम से कम कितनी जानकारी होनी चाहिए, एक पुलिसकर्मी होने के नाते या एक पब्लिक होने के नाते भी जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे भी धारा हैं जिसमें पब्लिक को भी है कि आप सूचना देना है आपको। फिर उसी प्रकार से हम लोग गिरफ्तारी वाला में प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर मद्देनज़र उस वीडियो को भी देखना जरूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कोई किसी प्रकार की त्रुटि मिलती है तो। और आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 के जितने भी अध्याय 1 के सेक्शन 2 में सब क्लोज 26 दिए गए हैं, उस 26 सब क्लोज के बारे में हम लोग एक कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि जैसे ही आप बीएनएस पढ़िएगा, बीएनएस में सबसे पहले 2 के क में या 2 के 1 में बात कही गई है कार्य के बारे में। फिर आप जब बीएसए पढ़िएगा, बीएसए पढ़िएगा तो 2 के ए में या 2 के क में बात कही गई है कोर्ट के बारे में, न्यायालय के बारे में बात कही गई है। क्यों कही गई है? तो देखिए, बीएनएस कहता है क्या, बीएनएस में कार्य के बारे में इसलिए प्रथम प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि कार्य से ही यह डिफाइन होगा कि जो कार्य किया गया वह अपराध है या अपराध नहीं है। बीएसए के 2 के क में न्यायालय को एक नंबर पर रखा गया है इसलिए क्योंकि साक्ष्य की जरूरत जो है न्यायालय को पड़ती है। न्यायालय साक्ष्य के माध्यम से ही उस अपराध को साबित करेगा, अपराधी को सजा देगा। तो इस प्रकार से बीएनएस में 2 के क में कार्य, बीएसए में 2 के क में न्यायालय। लेकिन जैसे ही हम लोग बीएनएसएस में चलेंगे तो जानते हैं कि बीएनएसएस जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा के बारे में इसमें प्रावधान दिया गया है। तो सबसे पहला बात इसमें जैसे ही 2 के क में, चूंकि हम देखिए समझने के दृष्टि से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 करते करते 26 तक गए हुए हैं। लेकिन आप जब इस बेयर एक्ट को पढ़िएगा तो बेयर एक्ट में 2 के क, 2 के ख, 2 के ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य इस तरह से आएगा। लेकिन समझने हम याद करने के दृष्टि से हम लोग इसको 2 के 1 2 3 4 5 6 में हम डिवाइड किए हुए हैं। तो 2 के क में बीएनएसएस में क्या कहता है, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन की बात कहता है। श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन का मतलब हुआ ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन, मतलब श्रव्य सुनने लायक, दृश्य देखने वाला, वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक साधन की बात करता है। तो एक व्यक्ति को श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से जमानत लेना था। क्यों जमानत क्यों चाहिए था भाई? तो उसको जमानत चाहिए था कि जमानतीय अपराध उसने किया था। तो जमानतीय अपराध किया तो उसको जमानत चाहिए था। तो उसने कहा कि श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से हमको जमानत चाहिए क्योंकि हमने जमानतीय अपराध किया है। तो जमानत जब दिया जाएगा तो या तो जमानत पत्र भराएगा तो जमानत पत्र, या बंद पत्र भराएगा तो बंद पत्र। क्यों जमानत चाहिए इसको? क्योंकि इस पर आरोप लगा है। तो किस तरह के आरोप लगा है, किसको जमानत चाहिए? संज्ञेय अपराध का इस पर आरोप लगा है। ठीक, अब इस जो व्यक्ति ये खोज रहा था, ये श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से जो व्यक्ति जमानत मांग रहा था, वो सोचा कि भाई मेरे ऊपर जो आरोप आया वो कब मेरे ऊपर सूचक द्वारा सूचना दिया गया है थाना को, तो थाना द्वारा बताया कि नहीं साहब, आपके ऊपर परिवाद प्राप्त हुआ था और वह परिवाद इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से भेजी गई थी। कहाँ पर? तो उच्च न्यायालय में भेजी गई थी। परिवाद इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से कहाँ भेजी गई? उच्च न्यायालय में। और उच्च न्यायालय में जांच कराया, फिर कहा कि नहीं अन्वेषण करो, और कहा कि हम न्यायिक कार्रवाई करेंगे। जांच और अन्वेषण करा करके वो न्यायिक कार्रवाई करती है। और न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत वो कहती है कि न्यायिक कार्रवाई जो होगी स्थानीय अधिकारिता, लोकल जुडिक्शन के अंतर्गत होगी। अब कहती है कि अगर असंज्ञेय अपराध और असंज्ञेय मामला रहता तो हम अधिसूचना देते हैं, लेकिन अपराध जो था वो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी के अधीन अन्वेषण करने लायक था। और पुलिस थाना के भार साधक अधिकारी
उस स्थान पर अपना पुलिस रिपोर्ट तैयार करेंगे। जहां अपराध घटित हुआ है उस स्थान पर अपना पुलिस रिपोर्ट तैयार करेंगे और अपने पुलिस थाना में यानी पुलिस थाना में उसको दर्ज करेंगे। तब फिर लोक अभियोजक की आवश्यकता पड़ेगी। मामला दर्ज हो गया, अब इन सभी कार्रवाई के बाद लोक अभियोजक की आवश्यकता पड़ गई। लोक अभियोजक की आवश्यकता पड़ गई उस उपखंड के लिए, क्योंकि मामला समन मामला था। लगा कि मामला समन मामला था, लेकिन जैसे ही पीड़ित को लोग देखा तो कहा कि नहीं, मामला जो है वारंट मामला है। तो देखिए कितने साधारण तरीका से हम लोग इसको कहानी के माध्यम से जान सकते हैं। कहानी यही है कि एक व्यक्ति श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के माध्यम से जमानत मांगता है। क्यों? क्योंकि वह कहता है कि हमने जमानती अपराध किया है और जमानत दिया जाएगा तो या तो जमानत पत्र भरा जाएगा या बंद पत्र भरा जाएगा। जमानत और बंद पत्र की उसको आवश्यकता क्यों पड़ा? क्योंकि उस पर आरोप लगा था। और कैसा आरोप लगा था? उसने संज्ञेय अपराध किया था, तो उस पर संज्ञेय अपराध का आरोप लगा था। संज्ञेय अपराध लगा का आरोप था उस पर, और वह आरोप परिवाद से प्राप्त हुआ था। परिवाद जो है वह इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से उच्च न्यायालय को प्राप्त हुआ था और उच्च न्यायालय ने जांच और अन्वेषण करा करके न्यायिक कार्रवाई करने का निर्देश देता है। और वह कहता है कि यह न्यायिक कार्रवाई स्थानीय अधिकारिता के अंदर की जाएगी, क्योंकि मामला अगर असंज्ञेय अपराध और असंज्ञेय मामला रहता तो हम अधिसूचना देते, लेकिन मामला तो भाई संज्ञेय था, अपराध था। और अपराध कैसा था? यह अपराध पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी का अन्वेषण करने लायक था, और पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी उसका अन्वेषण अपराध के स्थान पर जाके करेंगे और वहाँ पर पुलिस रिपोर्ट तैयार करेंगे और अपने थाने में, पुलिस थाने में उसको सुरक्षित करेंगे। चूँकि लोक अभियोजक को उसकी आवश्यकता पड़ेगी जो अपने उपखंड में है, और उसको लगा कि मामला समन मामला हो सकता था, लेकिन पीड़ित को देखा तो उसको लगा कि मामला वारंट मामला है। तो इस तरह से 26 उपखंड हम लोग इस तरह से कहानी के तरीका से लिख करके, और हम लोग 1 2 3 4 या क ख ग घ बैठा करके, और हम जान सकते हैं कि 2 के किस सब क्लोज में क्या है। जैसे 2 के किस सब क्लोज में पीड़ित की बात कही गई है तो 25 में कही गई है। अब 25 रटने से बढ़िया है कि हम लोग एक छोटा सा 2 बार इसको सिर्फ पेज पर लिख लें, और लिख के 1 2 3 करके लिख लें, या क ख ग घ उसका उपखंड लिख लें, तो निश्चित तौर पर ये याद हो जाएगा। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।